आजकल के सीमा विवाद न सिर्फ गोलियों या तोपों से नहीं लड़े जाते। आज की जियोपॉलिटिक्स में कहानी शुरू होती है कागजी नक्शों से। फिर वहां रातों रात कंक्रीट का बुनियादी ढांचा खड़ा कर दिया जाता है और आखिर में इस पूरे खेल को सही ठहराने के लिए एक पक्का कानूनी स्ट्रक्चर तैयार कर दिया जाता है। इस पूरे ग्रे जोन की रणनीति के हमारे आज के इस एक्सप्लेनर में आइए गहराई से समझते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। 30,000। हाँ, 30,000 एकदम ठीक सुना। अब ये कोई मामूली नंबर तो है नहीं। हैरानी की बात है कि साल 2019 में इतने सारे नक्शों को सिर्फ इसलिए नष्ट कर दिया गया था क्योंकि उनमें अरुणाचल प्रदेश को भारतीय क्षेत्र के तौर पर दिखाया गया था। है ना चौंकाने वाला? ये एक सीधा सा उदाहरण है जो बताता है कि कैसे कागज पर छपी लकीरें अब असल कूटनीतिक हथियार बन चुकी हैं। तो चलिए अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। मानचित्रों से युद्ध, यानी कागज पर खींची गई सीमाओं का खेल। आधुनिक कूटनीति में ना इंटरनेट या कागज पर सीमा रेखाएं खींचना कोई भूल चूक नहीं होती, बल्कि एक सोची समझी टैक्टिकल चाल है। अब इन उदाहरणों को ही ले लीजिए। कश्मीर क्षेत्र के दावों में जो भारी अंतर दिखता है, या फिर नेपाल का वो फिर से तैयार किया हुआ नक्शा, ये चीजें बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से साफ साफ दिखाती हैं कि कैसे अलग अलग देश अपने संप्रभुता के दावों को मजबूत करने के लिए नक्शों का टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये रणनीति सिर्फ नक्शों तक ही सीमित नहीं है। 2012 का वो वाटरमार्क वाला विवाद याद है? तब ऐसे पासपोर्ट जारी किए गए थे जिनके वाटरमार्क में अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन्ह को घरेलू हिस्से के रूप में दिखाया गया था। और फिर क्या था? इसके जवाब में वीजा पेपर्स पर भी जवाबी नक्शे छापे जाने लगे। मतलब रोजमर्रा के आम यात्रा दस्तावेज भी इस अदृश्य युद्ध का पूरा हिस्सा बन गए हैं। किसी भी नए इलाके पर कंट्रोल बनाने के लिए एक बहुत ही सेट 3 कदम वाला फॉर्मूला अपनाया जाता है। पहला स्टेप, विवादित सबूतों के आधार पर संप्रभुता का दावा करना। दूसरा स्टेप, उन इलाकों में घुसपैठ शुरू कर देना। और फाइनली तीसरा स्टेप, वहां अपनी कोई राजनीतिक या सैन्य उपस्थिति पक्की कर लेना। पूरा का पूरा गेम प्लान बस इसी आसान से फ्लो में चलता है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, बुनियादी ढांचे का हमला, यानी कागज से निकलकर जमीन पर पक्का कंट्रोल। अब कागज के नक्शों की बात तो हो गई, लेकिन असली खेल तो जमीन पर यानी कंक्रीट से खेला जाता है। एक तरफा डेवलपमेंट पर जरा गौर करें। शाओकांग यानी मध्यम समृद्धि वाले गांवों का निर्माण हो रहा है, जैसे सोना काउंटी के तांगवू में हुआ। साथ ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC के बिल्कुल करीब पक्की सड़कें बन रही हैं और विवादित समुंदर में कृत्रिम द्वीप बनाए जा रहे हैं। सच कहें तो ये कोई आम विकास नहीं है। ये एक तरफा निर्माण करके एक ऐसी ज़मीनी हकीकत तैयार करने की कोशिश है जिसे बाद में बदलना नामुमकिन सा हो जाए। और ये चीज़ें पूरी जियोपॉलिटिक्स को बदल कर रख देती हैं। इस पूरी उलझन को समझने के लिए दोनों पक्षों के नज़रिए को बिल्कुल निष्पक्ष होकर देखना जरूरी है। मैकमोहन रेखा को ही ले लीजिए। धारणाएं एकदम अलग हैं। भारत इसे एक वैध और कानूनी बॉर्डर मानता है, जबकि चीन इसे औपनिवेशिक दौर का समझौता कहकर पूरी तरह खारिज कर देता है। बिल्कुल ऐसा ही अक्साई चीन के प्रशासन और अधिकार क्षेत्र को लेकर भी है, जहां दोनों के अपने अपने बिल्कुल स्पष्ट और विरोधी दावे हैं। आइए अब रुख करते हैं तीसरे हिस्से का, चीन का नया भूमि सीमा कानून, यानी जमीनी कब्जों को कानूनी रूप देना। तो बुनियादी ढांचे के इस अग्रेसिव विकास के बाद एंट्री होती है 2021 के भूमि सीमा कानून की। ये जनवरी 2022 से लागू हुआ और ये 62 खंडों वाला एक बहुत ही डिटेल्ड कानून है। इसमें साफ तौर पर संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को पवित्र और अनुलंघनीय घोषित किया गया है। सीधे शब्दों में कहें तो ये कानून उन सभी पिछली रणनीतियों पर कानूनी ठप्पा लगा देता है और जाहिर है इससे अनसुलझे सीमा विवादों के लिए और भी बड़ी चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं। इस कानून के 5 मेन असर या निहितार्थ हैं जो हमें समझने चाहिए। पहला, ये संभावित रूप से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करता है। दूसरा, ये बॉर्डर में किसी भी तरह के बदलाव को चुनौती देता है। तीसरा, ये LAC की अस्पष्टता का पूरा फायदा उठाता है। चौथा, ये 2030 तक के एक बड़े क्षेत्रीय प्लान को आगे बढ़ाता है। और पांचवा, ये आक्रामक वुल्फ वॉरियर कूटनीति को जमीनी स्तर पर कानूनी सपोर्ट देता है। हमारा चौथा हिस्सा है नागरिक और सैन्य मिश्रण, जो एक बहुत ही खास सामरिक कदम है।
अब इस कानून के बारे में जो चीज़ सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली है वो ये है कि इस 62 खंडों वाले कानून में एक बहुत ही गंभीर टैक्टिकल बदलाव छुपा है। अनुच्छेद 11 से 13 आम नागरिकों को पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए की सहायता करने की कानूनी इजाज़त देते हैं। मतलब नागरिकों को सीमा गश्त में शामिल करना और उन्हें हथियार इस्तेमाल करने की छूट देना, ये सीमा पर आम लोगों और सेना का एक ऐसा अभूतपूर्व और अस्थिर मिक्स तैयार करता है जो काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। अब जरा तस्वीर को बड़ा करते हैं और अपने 5वें हिस्से में देखते हैं इंडो पैसिफिक की स्थिरता पर इसका असर। आइए एक कदम पीछे हटकर इस पूरे पैटर्न को देखते हैं। ये जो एक तरफा रणनीति है ना, ये किसी एक बॉर्डर तक सीमित नहीं है। दक्षिण चीन सागर में कृत्रिम द्वीप बनाना, नेपाल के हुमला जिले के अंदर निर्माण, भूटान के साक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य पर नए दावे, या फिर ताइवान के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ, ये सब उसी बड़ी रणनीति के अलग अलग हिस्से हैं और ये पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र की स्थिरता पर सीधा सवाल उठाते हैं। क्योंकि जब अहम व्यापारिक रास्तों के आसपास इस तरह से कंक्रीट और कानूनी जाल बिछाए जाते हैं तो जाहिर है पूरी दुनिया की सप्लाई चेन पर इसका सीधा असर पड़ता है। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, सशस्त्र सह अस्तित्व का भविष्य। क्या शांतिपूर्ण युग खत्म हो गया है? तो मेन बात यह है कि दुनिया इस नई चुनौती का सामना कैसे कर रही है। ये कोट आज के हालात की बिल्कुल सटीक तस्वीर पेश करता है। पड़ोसियों के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के दशक काफी पीछे छूट गए हैं और जो आगे इंतजार कर रहा है वो है सशस्त्र सह अस्तित्व का भविष्य। क्षेत्रीय सुरक्षा के समीकरण बहुत तेजी से बदल रहे हैं और सच कहें तो यही वजह है कि आज हम क्वाड और ऑकस जैसी पहलों के जरिए एक कूटनीतिक और सैन्य प्रतिरोध विकसित होते हुए देख रहे हैं। और इसी के साथ एक बहुत ही बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। ये नया ग्रे जोन, जहां नक्शे, कंक्रीट का बुनियादी ढांचा और घरेलू कानून ये सब मिलकर एक हथियार बन गए हैं, वहां अंतर्राष्ट्रीय कानून खुद को इसके हिसाब से कैसे ढालेगा? एक तरफा रणनीतियों का ये तरीका आधुनिक कूटनीति के लिए सच में एक बहुत बड़ी और अनसुलझी पहेली बन गया है। हमारे इस एक्सप्लेनर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर दुनिया की नज़रें आने वाले कई सालों तक टिकी रहेंगी।